दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम नेट और यूपीएससी के पाठ्यक्रम में जो मूल पाठ लगे हुए हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। इन्हीं क्रम में इसी श्रृंखला में हमने कुछ कहानियों को जो हायर और नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं वह पूरी अपने वीडियो पर उनका वाचन अपलोड किया है। अपने चैनल पर उनका वाचन अपलोड किया है। आप जाकर प्लेलिस्ट में सुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमने नाटक पढ़ना आरंभ किया है जिसमें हमने सिंदूर की होली नाटक का पूरा वाचन किया है। लगभग 3-3.5 घंटे का यह नाटक रिकॉर्डेड आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा 4 भाग में। प्रथम भाग में भूमिका, दूसरे भाग में प्रथम अंक, तीसरे भाग में द्वितीय अंक और चतुर्थ भाग में तृतीय अंक। आपको इस तरह से 4 अंकों में संपूर्ण नाटक इसी चैनल पर मिल जाएगा। मैं आपसे कहा था कि मैं पूरे नाटक पढ़ने के पश्चात शॉर्ट में वीडियोस बनाऊंगी जिससे आप कम समय में अधिक जानकारी हासिल कर सकें। और एक बार आप पूरा नाटक सुनिए, उसके पश्चात आप ये थोड़ा सा समय आप इसको भी दीजिए, क्योंकि कई बार यह होता है कि हमारे पास कम समय होता है और परीक्षा के समय हमें चीज़ों को रिकॉल करने के लिए ऐसे छोटे वीडियोस की आवश्यकता होती है जिसमें हम जो नाटक है उसका मर्म समझ सकें, ताकि हमें परीक्षा में सारी चीज़ें रिकॉल हो सकें। जिस तरह से हम नोट्स बनाते हैं तो एक नोट्स हम विस्तृत बनाते हैं, उसके बाद हम एक शॉर्ट नोट भी हम बनाते हैं ताकि हम चीज़ों को रिवाइज और रिकॉल कर सकें कम समय में। उसी तरह से मैंने पहले पूरे नाटक आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं, वह आप ज़रूर सुनिए। उसके पश्चात हम छोटे नाटक के वीडियोस लेकर आएंगे। उसके पश्चात हम इन्हीं पर प्रश्नोत्तर भी देंगे आपको। तो आइए चलते हैं हम सिंदूर की होली नाटक पर। सिंदूर की होली नाटक में जैसे कि आपने पढ़ा कि इसमें 3 अंक हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इस नाटक को पढ़ने से पहले अगर भूमिका को देखें तो भूमिका में राम प्रसाद त्रिपाठी जी ने लिखा है। जो इसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से पहल किस तरह के नाटक लिखे जाते थे, कल्पना, श्रृंगार पर आधारित। उसके पश्चात इब्सन, बर्नार्ड शॉ और इस तरह से फ्रांस की क्रांति के बाद समस्यात्मक नाटक लिखे जाने लगे। और इन नाटकों के बदलते स्वरूप में भारत में भी लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने समस्यात्मक नाटक लिखे, जो पहले तो स्वीकार नहीं किए गए और बाद में उन नाटकों को स्वीकार किया गया। पहले जब मुक्ति पथ इन्होंने लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने लिखा था तो वह उसमें इतनी सुगमफित शैली नहीं थी। उसके पश्चात सिंदूर की होली में इनकी बहुत ही अच्छी शैली हो गई थी। तो यह थी हमारी भूमिका जो हमने 1 मिनट में देखी। उसके पश्चात हम देखते हैं प्रथम अंक मुरारी लाल। जो इस सबसे पहले हम पात्रों को देख लेते हैं। पात्र इसमें है मुरारी लाल, माहिर अली। मुरारी लाल जो 40 वर्ष का है, मुरारी लाल डिप्टी कलेक्टर है और माहिर अली उसका मुंशी है। उसके पश्चात मुरारी लाल की एक पुत्री होती है चंद्रकला, जिसकी अवस्था 20 वर्ष की है। उसके पश्चात इसी की एक सहेली होती है मनोरमा जो चंद्रकला से 2 वर्ष छोटी होती है, लेकिन वह बाल विधवा होती है। उसके बाद हम देखते हैं तो मनोज शंकर को देखते हैं। मनोज शंकर वह भी एक लड़का है और मुरारी लाल जो है वह उसे पढ़ा लिखा रहा है, लेकिन जो मुरारी लाल मनोज शंकर के पिता का हत्यारा होता है। और माहिर अली यह बात जानता है। मनोज शंकर अपने मन का जो गिल्ट है उसको दूर करने के लिए मनोज शंकर को पढ़ा रहा है मुरारी लाल। और यह बात मनोज शंकर को नहीं पता है कि मुरारी लाल उसके पिता का हत्यारा है, बल्कि मनोज शंकर को यह पता है कि उसके पिता ने
आत्मघाती हमला किया था, मतलब आत्महत्या कर लिया था, और जिसके कारण मनोज शंकर सदैव इस कुंठा में ग्रस्त रहता है कि वह एक आत्मघाती पिता की संतान है। उसके पश्चात हम देखते हैं रजनीकांत जो एक व्यक्ति है और जिसके जो हर वक्त मुस्कुराता रहता है। वह एक बार किसी अदालती मुकदमे के लिए मिलने आता है मुरारी लाल से, और जब मिलने आता है तब चंद्रकला उसे देखती है और वह प्रथम दर्शन में ही उससे प्रेम करने लगती है। चंद्रकला जो कि मुरारी लाल की बेटी है, जब वह प्रेम करने लगती है, और कहानी का आरंभ यहाँ से ही होता है प्रथम अंक में कि चंद्रकला जो उसकी सहेली है मनोरमा एक कलाकार होती है, और चंद्रकला रजनीकांत का चित्र मनोरमा से बनाने को कहती है। मनोरमा रजनीकांत का चित्र बनाती है और उसका नाम रखती है यौवन के द्वार पर। यहाँ पर जब नाटक का प्रारंभ होता है तो मुरारी लाल से मिलने भगवंत सिंह और हरनंदन सिंह आते हैं। भगवंत सिंह मुरारी लाल से इसलिए मिलने आता है क्योंकि वह रजनीकांत को मरवाना चाहता है, क्योंकि रजनीकांत उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सेदार होता है, वह उसके रिश्तेदारी होती है उसमें वो हिस्सेदार होता है। वह चाहता है कि रजनीकांत उसके रास्ते से हट जाए और सारी जायदाद केवल और केवल भगवंत सिंह की हो जाए। भगवंत सिंह इसके लिए मुरारी लाल को 10,000 रुपये देता है और माहिर अली को 500 रुपये देता है। उसके पश्चात पता चलता है कि मुरारी लाल से वो बताता है कि वो केवल मुरारी लाल उससे कहता है कि मैं उसे समझा दूंगा रजनीकांत को, वो भी मुझसे मिलने आया था, मैं उसे समझा दूंगा। माहिर यहाँ पे भगवंत सिंह बताता है कि वह उसे समझाएगा नहीं, क्योंकि वो तो पहले से ही उसकी सुपारी देकर आया है और अब तक तो वह मर भी गया होगा। माहिर अली को जब यह पता चलता है तो मुरारी लाल बहुत गुस्सा भी होता है और कहता है कि जाओ और उसको बचा लो जाकर, ऐसा नहीं करना, और मारने से जो कानून है वो बहुत सख्त हो जाएगा और इसके दांव पेच भी लंबे हो जाएंगे। भगवंत सिंह वहाँ से चला जाता है। भगवंत सिंह कहता है कि हुजूर क्या इसका कोई भी तोड़ नहीं? तो मुरारी लाल कहता है कि यदि इसके 4 गुने पैसे दो, अर्थात 10,000 दिया है, इसके 4 गुना पैसे दो तो शायद ऐसा कुछ मैं सोच सकता हूँ। उसके बाद वो चला जाता है। चंद्रकला यह सारी बातें सुन लेती है, चूँकि चंद्रकला रजनीकांत से प्रेम करने लगती है, और वहाँ जब मनोरमा रजनीकांत का चित्र बनाकर उसके समक्ष लाती है, तो जिस चित्र का नाम मनोरमा ने यौवन के द्वार पर रखा था, उस चित्र का नाम चंद्रकला मृत्यु के द्वार पर खड़ देती है। तब पता चलता है कि यह सारी जो चीज़ें हैं जो उसके घर में यह लोग आए हैं मनोरमा को, वह रजनीकांत के हत्या से संबंधित बातों पर चर्चा कर रहे थे। उधर हम देखते हैं कि जो मुरारी लाल है वह मनोरमा के प्रति अपने मन में बुरा भाव रखता है, जबकि जो मनोज शंकर है वह मनोरमा से प्रेम करता है। फिर मनोरमा और मनोज शंकर का वार्तालाप दिखाते हैं। मनोज शंकर आता है और मनोरमा से बातचीत होती है। वह उस चित्र के बारे में भी पूछता है कि यह तुम्हारी कोरी कल्पना है? तो वह बताती है कि यह मेरा अंतिम चित्र है, इसके बाद मैं चित्र नहीं बनाऊंगी, यह कोई कल्पना नहीं है, यहाँ अभी यह लड़का आया था और इसके बाद इसी के मरने की जो साजिश है वो यहाँ चल रही थी। ये सारी बातें होती हैं। उसके बाद जो मनोज शंकर है वह चंद्रकला मनोरमा को अपने प्रेम भाव का समर्पण करता है। चंद्रकला भी मनोरमा भी उससे अपने प्रेम की सहमति देती है। तभी दोनों हाथ पकड़े होते हैं। इतने में मुरारी लाल जो होता है वह देख लेता है।
उसके पश्चात वह मनोज शंकर को डांटता है कि तुम अपनी परीक्षा छोड़कर यहाँ क्यों आ गए। और तब मनोज शंकर बताता है कि मैं जब तक उस 10 वर्ष पहले मेरे पिता के साथ जो हुआ था वह नहीं जान जाता, मैं सुकून से नहीं रह सकता, मैं ऐसे ही मर जाऊँगा। मैं दिन ब दिन यही सोचता रहता हूँ कि मेरे पिता, मैं एक आत्मघाती पिता की संतान हूँ। यह सारी ही कहानी, सारे संवाद चल रहे होते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि घायल रजनीकांत को हिंडोले पर बिठाकर कुछ लोग लेकर आते हैं और माहिर अली के, मुरारी लाल के बरामदे में रख देते हैं। वह चोटिल लाश की तरह लेटा होता है। चंद्रकला आकर देखती है और मूर्छित अवस्था सी हो जाती है और वहाँ उसे बहुत गहरा आघात लगता है। फिर वह अपने कमरे में चली जाती है। सब देखते हैं कि रजनीकांत के चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट। यहीं पर नाटक का प्रथम अंक समाप्त हो जाता है। द्वितीय अंक में हम देखते हैं कि मनोज शंकर और मनोरमा किस तरह आपस में बातें करते हैं और यहाँ पर बहुत सारे वार्तालाप चलते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आपको पूरा नाटक सुनने के लिए प्लेलिस्ट में एक बार जाकर देखना ज़रूर चाहिए। उसके पश्चात यहाँ पर दर्शन, धर्म, कला, साहित्य, जीवन संघर्ष, बहुत सारे विषयों की, नारी विमर्श के मुद्दों की, वैधव्य जीवन की और वैधव्य जीवन में किस तरह के पड़ाव आए हैं, उन सभी विषयों पर बातचीत होती है। उसके पश्चात वह समझाती है कि किस तरह से चंद्रकला का जो रजनीकांत के प्रति प्रेम होता है, मनोरमा चाहती है कि मनोज और चंद्रकला दोनों आपस में अपनी दूरियों को कम करें और जिस तरह मुरारी लाल ने सोचा है कि दोनों आपस में विवाह कर लें वही सही रहेगा। और इस तरह से रजनीकांत के प्रति जो चंद्रकला का प्रेम है वह उसे मोह साबित करने में लगी रहती है। उसके पश्चात वह डॉक्टर आता है और डॉक्टर भी चंद्रकला के बारे में बताता है कि किस तरह से वो बहुत बीमार है और उसकी जान को आने को है। और मनोज जो है वो उसको सुई नहीं लगवाने देता है, अर्थात इंजेक्शन नहीं लगवाने देता है, ना ही दवाइयाँ देता है और वह उसे घुमाने के लिए लेकर चला जाता है। मनोरमा की कुछ कुछ बातें उस पर असर करती हैं और फिर वह उसको लेकर चला जाता है। यहाँ पर जब वो उसको लेकर जाता है, वो कहता है कि वो उसे ऐसे ही प्राकृतिक अवस्था में ठीक करेगा। और यहाँ पर भी बहुत सारे डॉक्टर और मनोज शंकर के बीच में वार्तालाप चलता है जिसमें बहुत ही संवाद जो हैं वो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। इसमें डॉक्टर कहता है कि तुम इसलिए चंद्रकला को कष्ट नहीं देना चाह रहे हो कि चंद्रकला के शरीर को कष्ट होगा, लेकिन मैं चंद्रकला को इसलिए कष्ट देना चाह रहा हूँ कि शरीर को भले कष्ट हो लेकिन वह स्वस्थ हो जाएगी। यहाँ पर चिकित्सा और धर्म इन सब और प्राकृतिक इतिहास इन सब पर बातें चलती हैं। उसके पश्चात हम देखते हैं कि मनोरमा अंदर चली जाती है और चंद्रकला और मनोज शंकर बाहर घूमने चले जाते हैं। वो उसे घुमाने के लिए लेके जाता है कि थोड़ा बाहर घूमेगी तो मन बहल जाएगा। इतने में ही माहिर अली आता है और मुरारी लाल को बताता है कि वो लड़का है रजनीकांत, वो अभी भी अस्पताल में है और उसको 24 लाठियों के निशान है उसके शरीर पे और 3 इंच लंबा और आधा इंच चौड़ा गहरा चाकू का निशान है उसके पैर पे। यह बताता है तब वह बहुत अफसोस करता है और वह पूछता है क्या वो अभी भी मुस्कुरा रहा था, क्योंकि रजनीकांत की मुस्कुराहट की शुरू से अंत तक इस नाटक में चर्चा हुई है। वो बताता है कि हाँ वो अभी भी मुस्कुरा रहा था, वो बहुत अफसोस करता है। और उसके पश्चात माहिर अली मुरारी लाल को यह बताता है कि भगवंत सिंह मुरारी लाल से फिर से मिलना चाहता है।
वो कहता है मुरारी लाल कि मैं उससे बिल्कुल नहीं मिलना चाहता, मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। लेकिन जब माहिर अली बताता है कि वहाँ उसे 4 गुना पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन माहिर अली ने मना कर दिया कि मेरे साहब इतने निर्दयी नहीं हैं कि तुमसे अभी भी पैसे लेंगे, तुम यहाँ चले जाओ। वो इस पैसे को तो लात मारते हैं। मुरारी लाल जब यह सुनता है कि 40,000 रुपये भगवंत सिंह देने को तैयार है, वहाँ फिर कहता है कि तुमने मना कर दिया, तुमने मना कर दिया, तुम बुला लो उनको। और इस तरह से हम देखते हैं कि वह किस तरह से अभी भी एक लालची धूर्त इंसान है। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी बेटी को इस हालात में देखकर शायद एक फिर से सही इंसान बनने की कोशिश करे, लेकिन वह फिर से उसके भीतर लालच आ जाता है। जब माहिर अली कहता है कि नहीं, मेरे से ऐसा नहीं हो सकेगा, मैं उस बच्चे की मुस्कुराहट को नहीं भूल पाता हूँ, तो माहिर अली कहता है मुरारी, सॉरी बार बार कन्फ्यूज़न हो रहा है, नाम एक जैसे। तो मुरारी लाल कहता है कि भगवंत सिंह जो दूसरों को लूट खसोट कर इतना ज़्यादा धनवान बना है, चोर के घर चोरी करने से कोई चोरी नहीं मानी जाती है। और इस तरह वो कहता है कि जो भी पैसा हम उससे लेंगे, यह 40,000 उससे जो लेंगे, हम रजनीकांत को दे देंगे। और इस तरह से जो इसको हम सड़क पर लेके आ जाएंगे। इस तरह से वो सब कुछ कहता है माहिर अली से, और फिर यहाँ पे वो चले जाते हैं। इस तरह से नाटक का द्वितीय अंक समाप्त होता है। तृतीय अंक में हम देखते हैं कि मनोरमा, मुरारी लाल, माहिर अली और चंद्रकला, इन सब का वार्तालाप चलता है। चंद्रकला सिंदूर लगा अस्पताल जाती है, और अस्पताल से जब वापस आती है तो सिंदूर लगाए होती है। और तीसरे अंक में हमें चंद्रकला एक सशक्त स्त्री और दृढ़ विचारों वाली स्त्री के रूप में दिखाई देती है, क्योंकि अभी तक तो वह सुषुप्त अवस्था में थी। अब चंद्रकला के संवाद भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चंद्रकला एक सशक्त नारी के रूप में दिखाई देती है, और वह बताती है मनोरमा को कि उसने रजनीकांत से जाकर अस्पताल में उसकी उंगली से अपने मांग भर ली है, और वह अपना संपूर्ण जीवन रजनीकांत की विधवा होकर बिताना चाहती है। अगर वो मर जाएगा तो वह उसी की विधवा होकर बिताना चाहती है। तो मनोरमा कहती है कि यह तो मजाक है, तुम ये केवल भावनाओं में आकर कह रही हो। वह कहती है कि यदि यह मजाक है तो तुम जो विधवा जीवन जी रही हो, तो तुम्हारा वैधव्य जीवन भी निरर्थक है। मनोरमा उससे कहती है मेरा वैधव्य जीवन निरर्थक नहीं है, क्योंकि मेरा तो विवाह हो चुका है, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है। विवाह के लिए समाज की स्वीकृति, समाज के सामने मतलब कोई गवाह हो, तब विवाह माना जाता है। वह कहती है कि विवाह केवल मानसिक स्तर पर नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर हो तभी ही माना जाता है। यहाँ पर मनोरमा जो है पूरे नाटक में इसके बातों का खंडन कोई नहीं करता, चाहे वो मुरारी लाल हो, मनोज शंकर हो, या खुद चंद्रकला हो। लेकिन चंद्रकला अब कहती है, एक बहुत बढ़िया तर्क देती है कि तुम्हारा विवाह समाज से उठकर मानसिक स्तर तक आया। तुम बाल विधवा हो, और तुमने अपने पति को देखा तक नहीं, कोई मस्तिष्क में उसकी स्मृति तक नहीं है तुम्हारे भीतर। और मेरा जो विवाह है वह मानसिक स्तर से ही शुरू हुआ था, और धीरे धीरे करके अब वह सामाजिक स्तर में आएगा। इन दोनों की बहस होती है, और उसके पश्चात दोनों ही एक दूसरे के मतों को स्वीकार कर इधर उधर हो जाती हैं। मुरारी लाल घर आते हैं और चंद्रकला को देखते हैं। चंद्रकला से पूछते हैं कि तुम अस्पताल क्यों गई थी, मेरी मर्यादा को मिट्टी में मिलाने गई थी, ये वो बहुत सारी उसको डांटते हैं। उसके बाद वो अंदर चली जाती है। मनोरमा उन्हें रोकती है कि अनर्थ हो जाएगा। वह कहते हैं कि मैंने इससे ज़्यादा झेला है और अनर्थ जैसा कुछ नहीं होता है। उसके पश्चात माहिर अली और मनोज शंकर जो अस्पताल रजनीकांत को देखने गए होते हैं, वापस आकर माहिर अली रास्ते में रजनीकांत को नहीं सॉरी मनोज शंकर को सब कुछ बता देता है कि उसके पिता की ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि मुरारी लाल और माहिर अली दोनों ने मिलकर उसे गंगा में नाव से ढकेल दिया था।
और इस तरह से वह आकर बताता है कि आपने मेरे पिता को मार दिया और मुझे बताया नहीं। मुरारी लाल एकदम अचंभित हो जाता है और कुर्सी से गिर पड़ता है और फिर वह प्रायश्चित होकर कहने लगता है कि लेकिन मैंने इसके लिए तुम्हारे साथ कभी भी गलत नहीं किया। मैंने हमेशा चाहा कि तुम पढ़ो लिखो और चंद्रकला के साथ तुम्हारा विवाह हो जाए। लेकिन मनोज शंकर इस बात से खुश है कि उसका जो पिता था उसने आत्मघाती हमला नहीं किया था। वह एक आत्मघाती पिता की संतान नहीं है। वह इस कुंठा में अब जीवन भर नहीं जलेगा। और इस तरह से वह मुरारी लाल से कहता है मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, कोई संपत्ति नहीं तुम्हारी चाहिए और इस संपत्ति को लेना मेरे लिए ग्राह्य नहीं है। उसके पश्चात चंद्रकला भी अंदर से आती है और उसका वो साड़ी का पल्ला हटा देती है और उसका सिंदूर सभी देखते हैं, सब भौचक्का रह जाते हैं। मुरारी लाल उसे बहुत कुछ सुनाता है लेकिन चंद्रकला कहती है कि अभी तक तो मैं मर्यादा में थी लेकिन अब मैं मुझे अपनी लज्जा की जो बेड़ियां हैं वो तोड़नी ही होंगी क्योंकि मुझे इस समाज में इन प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। और वह बताती है कि अब मेरे जो भाग्य में है मैं यही करूँगी, मैं यहाँ नहीं रहूँगी और मैं खुद ही अपना जीवन जीऊँगी। और वो यहाँ पे बताती है कि प्यारीलाल उससे कहता है कि मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया है। वह कहती है कि मैंने तो बस आपके प्रायश्चित का सॉरी वो कहती है कि मैंने अपने कर्मों का आपके कर्मों का प्रायश्चित किया है, कभी मनोज शंकर की धुतकार में और कभी रजनीकांत के जाने में। और अब मैंने जो जीवन चुना है मैं वही जीऊँगी। और उसके पश्चात वह कहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मुरारी लाल कहता है कि तुम कैसे जियोगी? वह कहती है कि आपने मुझे इतना तो पढ़ा दिया ही है कि मैं अपनी रोटी और अपने खाने का इंतज़ाम कर सकूँ और अपना जीवन जी सकूँ। मुरारी लाल इस तरह से चंद्रकला का चली जाती है और मुरारी लाल माहिर अली वहाँ बैठा होता है और वह कहता है कि मैं कहता था ना कि यह बहुत क़यामत की रात है। और जो मनोज शंकर और मनोरमा होते हैं वह कहते हैं हाँ यह वास्तव में क़यामत की रात है। इस तरह से हम देखते हैं कि यह नाटक मुरारी लाल जैसे भ्रष्टाचारी, सूदखोरी और हत्यारे व्यक्ति को किस तरह से अकेलेपन का अनुभव कराता है। इस नाटक में प्रत्येक पात्र की अपनी अपनी समस्याएं हैं और उन्हीं समस्याओं को केंद्र में रखकर लक्ष्मी नारायण मिश्र ने एक सशक्त नाटक हमारे समक्ष रखा है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लग रहा होगा और अगर मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है और आपके हित में है, आपको लग रहा है कि आपको यहाँ लाभप्रद लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट ज़रूर करिए, उससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।